जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी 2024 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए, जो आपका टारगेट है कि मुझे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में रीजनिंग में 35 में से 35 स्कोर करना है, तो उसके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत नए क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको रियल में पता चलेगा कि रियल पेपर कैसा होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, मैं सब कुछ समझाते हुए चलूंगा आपको। और आपको पता है कि हमारी रीजनिंग की और मैथ की क्लासेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वहां पर हम मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि जो आपको रीजनिंग में 35 में से 35 स्कोर करने से रोक सकता है। आप बस कंटिन्यू मेहनत करते रहिए हमारे साथ, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। कि तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। अभी जो ताने मिलते हैं उनको भूल जाइए, बस मेहनत करते रहिए, तानों को सुनते रहिए और मेहनत करते रहिए। जो भी ताना मिलता है आपको, उसको एक मोटिवेशन की तरह, एक एनर्जी की तरह, एक आग की तरह लीजिए। और देखिए, आप एक रॉकेट होता है, आपको पता है ना, रॉकेट देखा है ना आपने, उसके पीछे आग लगती है तो वो जल के वहीं पे भस्म नहीं होता, वो आगे की तरफ भागता है, अपनी मंजिल की तरफ भागता है। तो उसी तरीके से तानों को एक आग की तरह लीजिए, मोटिवेशन की तरह लीजिए और सिलेक्शन लेके उनको दिखाइए कि हां, मैं इस काबिल था, मैंने सिलेक्शन लेके दिखा दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। और यहां से कथन और निष्कर्ष आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, पहले सबसे पहले हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है तो पढ़ लेते हैं। किस प्रश्न में 3 कथन हैं और उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है, यह आपको बताना है। यहां पर 3 आपको कथन दिए गए हैं और 3 आपको निष्कर्ष दिए गए हैं और इनमें से बताना है। पहले तो कथन को सत्य मानना है, यानी जो भी बोला गया है वो सही है, उसको आपको सच मानना है और उसके हिसाब से बताना है कि इनमें से कौन सा तर्क संगत है, यानी सही है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला कथन क्या है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो और थोड़ा फोकस लगाओ, बाकी सब कुछ हो जाएगा आराम से। क्या बोला गया, देखिए, सभी पुरुष गायक हैं। सभी पुरुष गायक है, तो ये हमने एक गोला बना लिया, एक सर्कल बना लिया। ये किसका बना लिया, हमने गायक का बना लिया। और क्या बोला, सभी पुरुष गायक हैं। जब भी सभी की बात करेगा तो वो पूरा हिस्सा होगा, उसके अंदर आएगा। जब भी कुछ की बात करेगा उसका थोड़ा सा हिस्सा उसके अंदर रहेगा, बाकी बाहर रहेगा। कुछ और सभी में ये फर्क है। तो सभी पुरुष गायक हैं, तो ये भाई सभी पुरुष क्या हो गए, पुरुष हमने अंदर लिख दिया क्योंकि सभी बोला है, तो सारे के सारे पुरुष क्या हो जाएंगे, यहां पर गायक हो जाएंगे। ये लीजिए, ठीक है, सारे के सारे पुरुष क्या हो गए, गायक हो गए। आगे देखो क्या है, सभी गायक अभिनेता हैं। अब सभी गायक, सभी जिसके साथ लगा हुआ होता है ना, वो अंदर आता है। सभी गायक अभिनेता हैं, तो ये गायक हो गए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अभिनेता हो जाएंगे। तो बाहर सर्कल बन जाएगा, इसके अंदर आ गया, और ये सर्कल किसका हो जाएगा, आपका अभिनेता का हो जाएगा। अभिनेता समझते हो ना, एक्टर को बोला जाता है। आगे देखो क्या है कि कुछ गायक महिलाएं हैं। अब कुछ की बात की जा रही है, कुछ गायक महिलाएं हैं। गायक कौन सा है, ये वाला है, अपना सेकंड वाला सर्कल है, ये गायक का है। क्या बोला, कुछ बोला है, तो कुछ बोला है, बस थोड़ा सा हिस्सा आएगा, ये वाला कुछ हिस्सा हो गया। और कुछ गायक क्या है, महिलाएं हैं, तो ये हमने लिख दिया कि कुछ गायक क्या हो गए, महिलाएं हो गए। अब ये हमारा कथन हमने लिख दिया है। अब निष्कर्ष के ऊपर चलते हैं। क्या है कि सभी पुरुष अभिनेता हैं। अब देखो, क्या सभी पुरुष अभिनेता हैं,
ये अपना पुरुष का हो गया और ये अभिनेता का हो गया। अगर अंदर है इसका मतलब पूरा का पूरा है, सभी है। तो ये तो बिल्कुल कथन सही हो गया कि सभी पुरुष क्या हो गए, आपके अभिनेता हो गए। अब दूसरा देखो, कुछ अभिनेता महिलाएं हैं। कुछ अभिनेता, अभिनेता वाला कौन सा है, ये वाला गोला है, ठीक है। और यहां पर ये थोड़ा सा हिस्सा महिलाओं का इसके अंदर आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा हिस्सा होता है इसका मतलब क्या हो गया, कुछ है। तो इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा कि कुछ अभिनेता महिलाएं हैं। आगे देखो, सभी महिलाएं अभिनेता हैं। अब देखो महिलाओं वाला गोला कौन सा है, ये वाला है अपना सर्कल। क्या ये अभिनेता के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर पूरा पूरा आता है तभी हम सभी मानते हैं, अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो कुछ ही माना जाता है। तो क्या सभी महिलाएं अभिनेता है, नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो कौन कौन से निष्कर्ष सही है, पहला और दूसरा सही है। तो इसमें देख लो पहला और दूसरा सही है केवल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, अपना यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। बड़े प्यार से मैंने समझा दिया है, दिमाग में सेट कर लेना, बाकी हम क्लासेस में आपको पढ़ा देंगे। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन तो आपको वही लग रहा होगा कि कथन निष्कर्ष का ही है, लेकिन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन इस बार क्या बोला गया कि तंजावुर को तमिलनाडु में चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। ध्यान से समझना, ये आरपीएफ की रीजनिंग है ना, वो समझने वाली है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। कि जो तंजावुर को तमिलनाडु में चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, सिर्फ एक ही कथन है। अब देखो निष्कर्ष क्या है कि चावल की पैदावार केवल तंजावुर में होती है। अब यहां पर देखो कहीं पर भी यह चीज नहीं बोली गई भाई, ये जरूर बोला गया है कि जो तंजावुर है उसको तमिलनाडु में चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। चावल का कटोरे का मतलब क्या होता है कि वो सबसे ज्यादा चावल उत्पन्न करके देता है, उसको चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह कहीं पर भी नहीं बोला गया कि चावल सिर्फ तंजावुर में पैदा होता है। तो कथन तो यही था ना कि निष्कर्ष तो यही था ना आपका कि चावल की पैदावार केवल तंजावुर में होती है। ये तो नहीं बोला गया, इसका मतलब ये गलत है। अब दूसरा देखो क्या है, ये मात्रा है भाई। दूसरा क्या है कि चावल तंजावुर में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाने वाली फसल है। अब जब चावल का कटोरा बोल दिया गया, इसका मतलब तो यही है कि वहां पर सबसे ज्यादा चावल उत्पन्न किया जाता है या सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा कथन सही है। तो केवल निष्कर्ष दो तर्कसंगत है, यह हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? इसमें गोले बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें आपको कथन को समझना होता है कि इसमें क्या बोला जा रहा है, उसी से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलिए, और हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस आ रही है आप उनको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, जिससे आपका रीजनिंग इंप्रूव होगा और धीरे धीरे जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आप बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाओगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ कंडीशन एक ही है कि आपको कंटिन्यू डेली क्लासेज लेनी है, ठीक है। जिस दिन भी हमारी रीजनिंग की क्लास आती है उसको आपको पढ़ना है, और फिर उसके बाद देखना जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है आप रीजनिंग में 35 में से 35 स्कोर करने लग जाओगे। कोई भी प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर आप लगा रहे होगे उसमें पूरा स्कोर करोगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी कथन और निष्कर्ष का ही है और पेपर में पूछा गया, सेम पेपर में। ऐसे नहीं मेरे मन से मैंने कथन वाले लगा दिए सारे, क्योंकि ये एक ही पेपर में आए गए क्वेश्चन है। देखो कथन क्या है कि सभी बॉल बैट हैं। सभी बॉल की बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया, अपनी बॉल हो गया, ठीक है। और सब क्या बोला है कि सभी बॉल क्या है, बैट हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सभी बॉल क्या हो जाएगी, बैट हो जाएगी। आगे देखो क्या है, कुछ बैट रबड़ है। तो ये क्या है, ये बैट है, कुछ है तो थोड़ा सा होगा, और ये क्या हो जाएंगे, रबड़ हो जाएंगे। अब पढ़ के देख लो क्या है कि कुछ बॉल रबड़ है। देखो कुछ बॉल ये है, ठीक है। और यहां पर देखो ये है अपना रबड़, ये रबड़ वाला गोला है और ये बॉल वाला गोला है। क्या टच कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहां पर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर ये ऑप्शन में होता ना तब हम कर देते, लेकिन यहां पर डायरेक्ट यही पूछा जाता है। एसएससी में तो ये पूछ लेता है कि है या नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये ऑप्शन दिया जाता है।
लेकिन रेलवे में ये ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हमें डायरेक्ट ही बताना है या नहीं है। तो यहां पर देखो नहीं है। दूसरा क्या है कि कुछ बैट बॉल है, कुछ बैट, ये वाला कौन सा बैट का और ये वाला क्या है बॉल का। जब सभी बॉल बैट हैं तो कुछ बैट बॉल है। भाई देखो ये है अपना बैट का और इसमें से थोड़ा हिस्सा क्या हो गया, बॉल का हो गया बस। तो थोड़ा सा हिस्सा मतलब कुछ, इसका मतलब ये वाला कथन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा है कि दो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कि केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है। ऐसे अपने को करना है, ध्यान से पढ़ो कथन को, अच्छे से लिखो उसको समझते हुए और फिर उसके आंसर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगली टाइप का क्वेश्चन आ गया है। क्या है कि पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्पों से चुनना है। आपको बताना है क्या होगा। पैमाना, स्केल, लंबाई, चांदा। अब देखो क्या है कि पैमाना स्केल का जो संबंध लंबाई से है वही चांदे का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। और भाई इंग्लिश में आप ये देख सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब बताइए, पैमाना या स्केल है वो लंबाई मापने के काम आता है। स्केल हो गया अपना जो फुट्टा बोलते हैं जिससे हम ऐसे लाइनें खींचते थे, ठीक है, तो स्केल है वो मापने के काम आता है, या पैमाना है वो मापने के काम आता है। तो वैसे ही चांदा किसके काम आता है। अब चांदा कुछ स्टूडेंट नहीं समझे, अरे अपनी वो डी आती थी, ऐसे डी, ठीक है, डी आती थी, आपको पता होगा शायद, अगर इसमें होगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि है क्या, कोई होनी चाहिए यार, होनी तो चाहिए, नहीं है क्या, ठीक है, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन होनी तो चाहिए थी, पता नहीं कहीं है, किस में है। हाँ ये वाला, ये रहा अपना जो ये है ना, ये वाला अब व्हाइट है तो तब नहीं दिख रहा, आप इधर से देखो, इस रूलर में देखो, ये वाला दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है चांदा। तो ये किस चीज के लिए मापने के काम आता है, ये कोण मापने के काम आता है। क्या, कोण, एंगल मापने के काम आता है डी, ठीक है। इधर देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला है, बात समझ में आ गई, तो ये वाला हो जाएगा। चलो मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं, वैसे तो आपको पता चल गया होगा, मुझे पता है कि आपको दिख गया होगा, नहीं दिखा तो अब देख लो, ये दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है। और ये किस काम आ रहा है, देखो क्या काम आता है अपने, इसमें एंगल दिए गए हैं, सारे के सारे क्या दिए गए हैं, एंगल दिए गए हैं, कोण मापने के ये काम आता है हमारे, ठीक है, इसी को चांदा बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा कि जो आपका पैमाना या स्केल है वो लंबाई मापने के काम आता है, तो चांदा कोण मापने के काम आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें 5 से 7 तक, अगर मान लो कि आपने इस क्वेश्चन को सही से लिख लिया, आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ये आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अगर एक क्वेश्चन को आपने सही से लिख लिया, 3 क्वेश्चन इसी से आते हैं। अब बताओ कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ये सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था वाला है, ध्यान से देखना, प्यार से समझा दूंगा, ध्यान से देख लो। क्या है कि एक कक्षा में 5 मित्र ए बी सी डी ई है, एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्या है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मैं इसको और जूम कर देता हूं, ऑप्शंस तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, ये आपको दिख गया। अब इसको ध्यान से देखो, ए बी सी डी 5 हैं, तो यहां पर बैठे हुए हैं, मुंह कौन सी तरफ है, उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ मतलब इनका मुंह इधर है, ऐसे। एक यहां पर बैठा हुआ है, एक यहां पर बैठा हुआ, 5 हम बिठा देते हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, क्योंकि 5 है वो बैठेंगे, तो 5 हमने बिठा दिया। अब आगे पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ना है। क्या है, ई पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा हुआ है, ये नहीं बताया गया कौन से किनारे पर बैठा है, लेकिन ये बोला गया है कि किनारे पर बैठा हुआ है किसी एक पे, तो यानी कि ई है, इस पे भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है, क्योंकि किनारा तो भाई ये वाला भी है और ये वाला भी है पंक्ति का, तो यहां पर भी ई हो सकता है, यहां पर भी ई हो सकता है। दूसरा पढ़ो, ई और सी के बीच में 2 सदस्य बैठे हुए हैं। अब क्या है कि ई और सी के बीच में 2 सदस्य बैठे हुए हैं। अगर ई यहां पर बैठा हुआ है
तो ये दो सदस्य बीच में हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, सी यहां पर होगा। अगर ई यहां पर बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि सी आपका यहां पर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि सी यहां पर होगा, दो सदस्य बैठे हुए हैं, और मान लो कि अगर ई यहां पर है, एक दो सदस्य यहां है, तो सी यहां पर हो सकता है, या तो यहां पर होगा या यहां पर। और कब होगा, अगर ई यहां है तो सी यहां, ई यहां है तो सी यहां। आगे देखो क्या है, बी डी के बगल में बैठा हुआ है। अब बी डी के बगल में बैठा हुआ, हमें पहले ही इनका ही नहीं पता चल रहा, तो बी और डी का क्या बिठा सकते हैं, नहीं, तो हम यहां पर लिख देते हैं बी है वो डी के बगल में बैठा है, आगे पीछे कहीं पर भी हो सकते हैं दोनों। ठीक है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ऐसे ये हमने लिख दिया। अब इससे क्लियर होगा, जैसे ही ये लिखोगे इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आंसर निकालना शुरू कर देंगे। डी है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको ध्यान से पढ़ो कि डी है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर ही हमारा यहां पर बिठाते हैं, अगर ई हमारा यहां पर होगा, तो यहां पर बाईं और तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोने पर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ई हमारा यहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ई हमारा यहां पर है। अगर ई हमारा यहां पर है तो सी हमारा यहां पर नहीं होगा, सी हमारा यहां पर होगा। ठीक है, अब ये पता चल गया। चलो इसको हटाते एक सेकंड के लिए, अब इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि अब इनकी जरूरत नहीं है हमें पता चल गया ई और सी कहां पर बैठे हैं। अब क्या बोला गया था, दोबारा पढ़ लो कि डी है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाईं और, पहला स्थान दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, डी, और डी और बी साथ है, तो यहां पर तो आ नहीं सकता, तो बी अपना कहां पर हो जाएगा, यहां पर। कौन सा बच गया, ए बच गया, तो ए अपना यहां पर हो जाएगा। बस ऐसे करना है। अब अगर आपने इसको ऐसे लिख लिया, थोड़ा बोरिंग लगा होगा, लेकिन पेपर में यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, अब बहुत आसान बन जाएंगे। देखो क्या है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है, क्वेश्चन है ये। अब आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी अब हम देख लेते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो पंक्ति के बीच में 5 है, तो डी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डी है वो पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है। आंसर देखना चाहते हो, यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, इसमें क्या पूछा गया है, ये तो सेम आपने को बनाना है, तो ये लिखा गया है। इसमें आपको बताओ कि इन 4 में से कौन सा सही है, ये अपने को बताना है। देखो पहले डी है बी और ई के बीच में बैठा हुआ है, तो देखो क्या डी बी और ई के बीच में बैठा है, बी और ई के बीच में डी बैठा है, नहीं बैठा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखो क्या है दूसरा कि डी है एक के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, डी एक के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो यहां पर देखो कि डी है एक के बाईं और दूसरे स्थान पर, कौन सा है ये वाला, देखिए एक सेकेंड, क्या है, डी है एक के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एक के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो एक के दाईं और कौन सा हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा, यहां पर डी बैठा हुआ, मतलब बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देख लो, सी पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा हुआ है, सी कहीं पर भी पंक्ति के किनारे पर नहीं बैठा हुआ, तो ये गलत हो गया। सी और बी आसपास बैठे हुए हैं, सी और बी, सी इधर है बी इधर है, आसपास बैठे हुए नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको क्या बताना है, इनमें बताना कि कौन सा सही होगा, कौन सा एक सिरे पर बैठा हुआ है, तो ई पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है, ये तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था, इसमें तो अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर तो पहले ही बोल दिया गया था। तो यहां पर ई है वो किनारे पर बैठा हुआ है, मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कि ई है एक पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है। ठीक है, या इसमें कोई क्वेश्चन छूट गया लगता है शायद, क्योंकि ये तो सारे के सारे वो ही है। ठीक है, सारे के सारे वो ही है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है, एक सेकेंड अगर मैं देखना चाहूं, ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है शायद, इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था।
ठीक है। पता नहीं, शायद इसमें कोई क्वेश्चंस में मिस्टेक होगी या तो एक, अब बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पर ऑप्शंस लिखना वो भूल गए हैं, क्योंकि यहां पर ई है, अपने को पता है, छोड़ो इसको, आपको नहीं को सब कुछ पता है। तो इसमें देखिए ई है, वो क्या हो जाएगा, पंक्ति के एक किनारे पर बैठा हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये देख लो, या तो टाइपिंग में छूट गया या कुछ और मिस्टेक हो गई होगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस पे फोकस करते हैं अब। श्रृंखला वाला, सीरीज वाला, कि निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताइए अगली संख्या क्या होगी। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, जैसे भी आपका दिल करे आप इसको कर सकते हो, आपका जैसे भी दिल करे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका क्या है, 5 को 2 से गुना करो, 5 को 2 से गुना करो और 0 जोड़ेंगे, 5 दूनी 10, ये लिख दिया गया, या 5 दूनी 10 0, फिर 10 दूनी 20, 1 जोड़ के लिखा गया, 21 दूनी 42, 2 जोड़ के लिखा गया। ठीक है, और 44 दूनी 88, 3 जोड़ के लिखा गया। अब क्या है, 91 क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है ना, तो 91 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। यहां तक 0 जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो अब 4 जुड़ेगा, तो इसमें 4 जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा, 186 हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका ये है, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये वाला तरीका आया होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है भाई, रीजनिंग में सोल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही तरीका है। काम कर जा भाई, क्यों नाराज हो रहा है तू। ठीक है, आप देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका। आपका दूसरा तरीका क्या है कि 5 10 यहां पर कीजिए आप, कितना ऐड हुआ 5, यहां पर देखिए 11, यहां पर देखिए कितना हुआ है 23, यहां पर देखेंगे तो कितना ऐड हुआ है, यहां पर आपका हुआ है 47। ये कैसे हुआ कि 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 दूनी कितना हो गया, 47 दूनी कितना हो जाएगा आपका 94 और 1 95, यानी 95 ऐड किया जाएगा। अगर हम 91 में 95 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 186 आने वाला है। ऐसे भी आपका आंसर निकल सकता है, जैसे भी आपका दिल करे। और हो सकता है कि आपके दिमाग में और भी तरीका आ रहा हो, लेकिन आंसर 186 ही रहने वाला है अगर आपका तरीका सही है। सीरीज में क्या होता है, सभी पे कंटिन्यू अप्लाई होना चाहिए। जैसे इसमें अप्लाई हुआ, 5 दूनी 10 यानी 2 से गुना किया प्लस 1 किया, यहां पर जो था उसको 2 से गुना किया प्लस 1 किया, यहां जो था उसको 2 से गुना किया प्लस 1 किया, इधर भी क्या होगा, गुना 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, तब आपका आंसर आना चाहिए। यानी सीरीज में यही होता है कि कंटिन्यू आपका अप्लाई होना चाहिए। अब ये क्या कूट भाषा में आपको बताना है, ये बड़ा सिंपल है। इसका आंसर आप करने की कोशिश करो। इसमें देखिए सभी में क्या किया गया है, +5 +5 +5 किया गया है। तो अब क्या बताना है, इसमें भी आपको +5 करके बताना है सभी में, और कमेंट करके बता देना। मैंने आपको बता दिया है, हिंट आपको दे दी है, बाकी आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, बस 5-5 जोड़ना है और आपका आंसर निकल जाएगा। इनमें से कौन सा है, मेरा तो निकल गया है, आप भी देख लेना। ठीक है, कमेंट करके जरूर बता देना, तभी आपको पता चलेगा थोड़ी बहुत मेहनत आप खुद भी कर रहे हो, या क्लास सिर्फ देख ही रहे हो, या मेहनत भी कर रहे हो, आपका दिमाग यहां पर है या नहीं है। ये वाला देखो कि दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि त्रिभुज गिनना मैंने आपको कल सिखा दिया था, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। अगर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्लास को जरूर देख लेना। जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, इस क्लास के बाद उसको जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि समकोण त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं, ये अपने को बताना है इसमें। तो एक तो ये बन गई आपकी त्रिभुज। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। एक अपनी ये त्रिभुज बन गई, यहां पर भी 90 का है, 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 6 बन गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल आसान था। ठीक है, उस वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा दिए, समझा दिया है कि कैसे कैसे गिनते हैं।
और जिनको लग रहा था ना कि सर जी वैसे ही करवा दिया, त्रिभुज वाले क्वेश्चंस नहीं आते, देख सकते हो त्रिभुज वाला। और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको वर्ग और आयत गिनना सिखाऊंगा। आप बोलोगे क्या सर जी ये भी आता है? चलो इसी पेपर में देख लेंगे कि पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, आगे आपको पता चल जाएगा। इस श्रृंखला में आपको बताना है क्या होगा। इस श्रृंखला में देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें आप इसमें भी दो तरीके से कर सकते हो। क्या है कि मैं एक बार लिख लेता हूं, 0, 5, 15, 35, कितना है 35 और 75। अंतर देखिए 5, इधर से 10, इधर से 20 और इधर से 40, ठीक है। अब अगला क्या आएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। अब क्या आएगा? 40 दूनी 80, इसमें 80 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 155 हो गया, क्योंकि जो भी अंतर था उसको दुगना करके जोड़ा जा रहा है आगे। आप ऐसे भी कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इसको क्या है कि 0 को 2 से गुना करो प्लस 5 ऐड करो, ये होगा सभी में। 0 को 2 से गुना किया 0, प्लस में 5 ऐड किया 5 आ गया। 5 को 2 से गुना किया 10, प्लस में 5 ऐड किया 15 आ गया। 15 को 2 से गुना किया 30, प्लस 5 ऐड किया 35 आ गया। 35 को 2 से गुना किया 70, प्लस 5 ऐड किया 75 आ गया। 75 को 2 से गुना करेंगे 150, प्लस में 5 ऐड करेंगे 155। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट इस तरीके से करने वाले हैं, तो ये तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। दो तरीके मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी आपके दिमाग में आ जाए आप उससे सोल्व कर लेना है। और मैं इसकी क्लासेज करवाऊंगा ना, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। जिस दिन हम इस श्रृंखला की सीरीज की, क्योंकि सीरीज से आपके काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, सीरीज वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे रीजनिंग में, उस समय आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीज बताते हुए चलूंगा मैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए। जल प्रतिबिंब से पूछा गया है। जल प्रतिबिंब का क्या होता है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जल प्रतिबिंब का मतलब है कि यहां पर आपका प्रतिबिंब बना हुआ है, इससे प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर आईना लगा हुआ है, ये समझ लो। यहां जल है, नीचे की तरफ होता है, कोई बदलाव नहीं होता। टॉप बॉटम, यानी कि जो टॉप पे होता है वो आपका बॉटम में आ जाएगा, और जो बॉटम में होता है वो टॉप पे चला जाएगा। यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर। देखो बी है, नीचे आ जाएगा, तो बी है वो बी ही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो पहला ओ नहीं हो सकता, बी हो सकता है। उसके बाद देखो कि आर है, उल्टा होगा, तो ये वाला नीचे होना चाहिए और ये वाला ऊपर होना चाहिए। ये तो सेम है, नहीं हो सकता। इसमें देखो ये ऊपर होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो यही हो गया। ये नीचे वाला ऊपर होना चाहिए। बाकी देख लो, ये है, ये वाला ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये वाला चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये भी हो गया। ओ का तो कुछ बदलाव होता ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी है, बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, और जो आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है, मिरर इमेज होती है, उसमें लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, यानी दायां बायां चेंज होता है। ये वाला देखिए, देखिए वर्ग वाला आ गया। मैंने बोला था ना कि वर्ग से भी आता है, सेम पेपर में है। और इसकी जो रीजनिंग की अगली क्लास होगी, इसमें हम यही काउंट करना मैं आपको सिखाने वाला हूं। और उस ट्रिक से, जो हम ट्रिक से आपको सिखाएंगे, उस ट्रिक से इसका आंसर कि एक में ये है 5 और 5 10 आंसर हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये ट्रिक कैसे बनी, वो तो उस ट्रिक वाली क्लास में ही आप देखना। इसमें मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूं, जो बेसिक तरीका है उससे काउंट करके दिखा देता हूं, और ट्रिक से इतना जल्दी आप आंसर निकाल लोगे। देखो क्या है, एक तो ये बड़े वाला हो गया, एक तो अपना पूरा वाला हो गया, एक ये बन गया 2, एक ये बन गया 3, एक ये बन गया 4, एक ये बन गया 5 तो ये बन गए। उसके बाद ये बड़े वाला 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 बन गया, 10 आंसर। ये मैंने गिनवा दिया है। ट्रिक से आप इसका 1 सेकंड में आंसर कर दोगे। उसके लिए अपनी क्लास देखनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आसान है। आपको बताना है कि इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। जब भी इतनी बड़ी संख्या आ जाए, मैंने एक तरीका बताया हुआ है बिल्कुल सिंपल, कि इनका योग बराबर हो सकता है, इनका जोड़ से कोई मतलब हो सकता है। तो देखिए 9 और 1 10 और 9 19 आ गया। इधर देखो कितना है, 9 और 7 16 और 3 कितना हो गया, 19 आ गया।
यानी इसका जोड़ 19 था तो इसका भी 19 हो गया। इधर देखो कितना है, 9 और 5 14 14 है। अब जिसका ऑप्शन 14 होगा जोड़, वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा दो में है, यानी एक ऑप्शन से ज्यादा है, तो इसका मतलब और कुछ हो सकता है। चेक करते हैं। 5 4 9 और 1 10 नहीं हो सकता, 13 और 1 14 ये हो सकता है, 8 1 9 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम यही होता है कि अगर बहुत बड़ी संख्या स्टार्टिंग में लिखी हुई है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, तो इन सभी का जोड़ है। इसका जोड़ बराबर है, तो इसका जोड़ और इसका जोड़ बराबर होगा। जोड़ का मतलब योग, जो संख्याएं हैं उनका योग। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि 5 पद दिए गए हैं, जिसमें से 4 किसी प्रकार समान हैं, और आपको बताना है कि इनमें अलग कौन सा है। 4 एक समूह को बना रहे हैं, और जो समूह नहीं बनाता वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए, ये आपको 5 यहां पर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा अलग हो जाएगा। देखिए इन सभी में 4 4 जोड़े गए हैं। जैसे देखिए m के बाद n o p q आ रहा है, मतलब +4 किया गया है। इन सभी में 4 4 प्लस किया गया है, इसमें सिर्फ 3 प्लस किया गया है। e के बाद देखिए f g h +3 किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। बाकी सभी भी देखिए 4 4 जोड़ के लिखे गए हैं, इसमें जो अंतर है वो 3 का है, इसलिए ये अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये श्रृंखला है, लेकिन ये इमेज वाली श्रृंखला है, आकृति वाली श्रृंखला है, फिगर श्रृंखला है। ये देखिए फिगर सीरीज है, इसमें ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। अब बताओ क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो इसको मैं जूम कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप अच्छे से इसका आंसर कर पाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल आसान है। पहले f यहां पर था, फिर वो यहां पर आया, देखिए यहां से यहां पर आया है, उसके बाद यहां पर आया है, उसके बाद देखो यहां पर आ गया, उसके बाद इस कोने में आया, तो अब यहां पर f आएगा, यहां पर f आ गया, उसके बाद इस कोने में f होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए। अब जिसमें यहां पर f है, इस वाले कोने में, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये वाला आंसर हो गया। बाकी दूसरा अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर f यहां पर 2 ऑप्शंस में होता, फिर हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हम चेक करते, लेकिन सिर्फ एक में था, तो ये आपका आंसर हो गया। और इमेज जब भी मैं पढ़ाता हूं, आकृति जब भी पढ़ाता हूं, ऑप्शंस को डिलीट करना सिखाता हूं, जिससे सोल्व करना आसान हो जाता है और बहुत कम समय में आप इसका आंसर कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, देखो इसको कुछ हिस्सों में बांटा गया है। जैसे क्या हुआ कि यहां से यहां, ये वाला यहां से, फिर उसके बाद यहां आया, फिर यहां आया, ये यहां, फिर यहां, उसके बाद क्या हुआ कि यहां आने के बाद ये यहां पर आया है, फिर यहां पर आएगा। यानी 3 हिस्से किए गए हैं, 1 2 और ये 3, 1 1 2 3, यहां पर ऐसे हुआ है ये। ठीक है, यानी 3 हिस्से किए गए हैं। तो इधर से शुरुआत हुई, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, अब इधर आएगा। ठीक है, ऐसे हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब ये है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको क्या बताया था, मैं इसको जूम कर देता हूं। और दर्पण प्रतिबिंब अभी मैंने बताया था कि कुछ भी चेंज नहीं होता, लेफ्ट राइट चेंज होता है, दायां बायां बन जाता है, बायां दायां बन जाता है। तो इसमें देखिए क्या है कि ये वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा, और ये वाली वाई है सबसे पहले आ जाएगी, क्योंकि ये ऐसे है ना, ये ऐसे चेंज होगा। तो ये सबसे लास्ट वाला सबसे पहले, और सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में। तो वाई सबसे पहले होना चाहिए, यहां पर वाई नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। मैंने बोला ना, इमेज में ऑप्शंस डिलीट करने से बहुत आसान बन जाता है। उसके बाद देखो वाई है वो सबसे पहले आएगा, तो वाई सबसे पहले दिया गया है, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज होगा, टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा। यहां पर टॉप बॉटम चेंज कर दिया गया है। ये जल प्रतिबिंब नहीं, दर्पण प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है। तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। अब या तो इसमें आंसर है या इसमें आंसर है। अभी मैंने एक बात बोली थी कि टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, आर है उसका स्थान चेंज होगा, कि ये वाला हिस्सा इधर आएगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा। इसमें देखो नीचे वाला ऊपर लिखा गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ डी बच गया, तो डी ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
बाकी छोटी छोटी चीजें मैं मिरर इमेज जब आपको पढ़ा रहा हूंगा उस समय आपको समझा दूंगा। अब ये बात समझ में आ गई, आराम से आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देखिए कि 5 अक्षर दिए गए हैं, 4 किसी प्रकार से समान हैं, इसलिए वो आपस में एक समूह बनाते हैं। कौन सा एक समूह नहीं बनाता। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये कितने कितने नंबर पे आते हैं वो लिखो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए बाकी सारे के सारे सम स्थान पे आते हैं, लेकिन सिर्फ सी है 3 नंबर पे आता है जो विषम स्थान पे आता है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे सम स्थान पे आते हैं। ठीक है, और देख लो ना, ये 2 पे आता है, क्या हो गया सम। ये कितना 4 पे आता है, क्या हो गया सम। तो सारे के सारे सम स्थान पे आते हैं, ये इकल्ला विषम स्थान पे आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया सी। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो आपने ये क्लास कैसी लगी, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और क्लास करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, जिसने भी फिगर काउंटिंग वाली क्लास नहीं देखी हमारी, फिगर काउंटिंग वाली जिसमें हमने क्या ट्रायंगल यानी त्रिभुज गिनना सीख चुके हैं, और अगली क्लास में हम स्क्वायर और क्यूब गिनना, सॉरी स्क्वायर और आपका रेक्टेंगल गिनना सीखेंगे, क्योंकि आयत और वर्ग गिनना आपसे पूछा जाता है, तो वो हम सीख रहे होंगे। तो त्रिभुज वाली क्लास का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस क्लास को जरूर देख लेना। जो भी स्टूडेंट पहली बार आया, सब्सक्राइबर के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली प्रैक्टिस सेट की क्लासेस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।